और तो कुछ भी नहीं हजरत माचिस, लेकिन आप में आग लगाने का कमाल अच्छा है। किसके लिए ये शेर है, ये खबर सुनने के बाद आपको पता चलेगा। 26 मई 2026 को अमेरिका ने सीज फायर के बीच ईरान पर फिर एक बार हमला कर दिया। हमला सदन ईरान में हुआ है। खुद अमेरिकी सेना ने कहा है कि ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और छोटे वेसल्स को निशाना बनाया गया। ये वेसल समंदर में माइंस बिछा रही थी। अमेरिका का तर्क है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में यह हमला किया। सेल्फ डिफेंस में हमला। जबकि अमेरिका के अधिकारी इस समय कतर में मौजूद हैं, ईरानी अधिकारियों के साथ बात भी कर रहे हैं, डील की अंतिम शर्तें वो तय कर रहे हैं। अंतिम शर्तें तय हो रही हैं, डील फाइनल हो रही है, डील आती ही होगी, डिटेल हम बताने ही वाले हैं। इस तरह के वाक्य हम मुसलसल पिछले 1.5 महीने से सुन रहे हैं। 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच एक अस्थायी सीज फायर हुआ था। इसे बाद में आपसी सहमति से बढ़ाते भी रहे वो लोग, पर अब तक कोई फाइनल डील दुनिया के सामने नहीं आई, जिसके बारे में ट्रंप बोलते रहते हैं, और न ही जल्दी कोई डील हम देख भी पाएंगे, क्योंकि इस तरह की डील का फ्रेमवर्क तैयार करने में महीनों का वक्त लग जाता है। एक एक शब्द पर कई कई दिनों तक डिस्कशन चलता है, खासकर तब जब दो पक्षों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका हो, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में है। बातचीत के बीच में कत्ल हुए हैं यहाँ पे, इसलिए ट्रस्ट नहीं है। 2015 का एग्जाम्पल हमारे सामने है, JCPOA, जिसे हम न्यूक्लियर डील कहते हैं, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। उसको फाइनल करने में 20 महीने लगे थे। नवंबर 2013 से बात शुरू हुई, जुलाई 2015 में डील हुई, जबकि उस समय अमेरिका ने ईरान पर कोई बम नहीं मारा था, न ही उसके लीडर का कत्ल हुआ था, और न ही हॉर्मूज में कोई ब्लॉकेड था। आखिरी बार ट्रंप ने 23 मई को ट्रूथ सोशल पर लिखा कि डील लगभग तय हो चुकी है, फाइनल डिटेल पर काम चल रहा है, पर कुछ हुआ नहीं। फाइनल डील कब होगी, इसका सही अंदाजा आपको मार्को रूबियो के बयान से लगना चाहिए, जो इस समय हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा है कि फाइनल डील में भी कई दिन लग सकते हैं। कभी कभी किसी एक शब्द या एक वाक्य पर आप अग्री नहीं करते, उससे हल करने में वक्त लग जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले एक हफ्ते से ईरान और अमेरिका के बीच जो बात तेज होने की खबरें आई हैं, उनके क्या मायने हैं। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आसिम मुनीर कभी ईरान जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी ट्रंप को संदेश भिजवाते हैं। 24 मई को ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नेताओं से बात की। खुद ट्रंप ने उन्हें फोन किया था कि भाइयों, डील मैं कर रहा हूं, ये शर्तें तय हो रही हैं। अपने ट्रूथ सोशल पर उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के अमीर मोहम्मद अल नहयान, कतर के अमीर शेख तमीम, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और मिस्र और जॉर्डन और बहरीन के नेताओं और पाकिस्तान के सैयद आसिम मुनीर से बात कर ली गई। आपने नोटिस किया, शहबाज से बात नहीं हुई, उनके जर्नैल को फ़ोन किया गया, क्योंकि मेन आदमी जर्नैल ही हैं। इसी समय कतर में ईरान और अमेरिका के बीच बात चल रही है। तो क्या ये बातचीत भी ढोंग होगी? क्या इसको हमें गंभीरता से लेना है? हमारा मानना है कि अब बातचीत को गंभीरता से लेना शुरू कर सकते हैं। क्यों? उसके हम कारण आपको देंगे। कुछ अंदाजा आपको फाइनेंशियल टाइम्स की खबर से मिल जाएगा। अखबार ने दावा किया है कि कतर में एक नया फ्रेमवर्क बन रहा है। इसमें मौजूदा सीज फायर को 60 दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा, और उन 60 दिनों में स्टेप बाय स्टेप बात होगी। मसलन ईरान ने मांग की है कि उसके प्रतिबंध हटाए जाएं, जो उस पर प्रतिबंध लगे हैं। अब इन 60 दिनों में तय होगा, जो आने वाले 60 दिन है, कि ईरान की कौन सी बात मान लेने पर कौन सा प्रतिबंध हटेगा, क्योंकि प्रतिबंध एक दो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं। इसलिए इस एमओयू को फाइनल करने में कुछ वक्त लग रहा है। ये एमओयू जब भी आएगा, उसके बारे में राजदूत में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी आप डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दिलचस्प पोस्ट देखिए। 25 मई को उन्होंने लिखा कि मैं जो ईरान के साथ डील कर रहा हूं, उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन से बात कर ली है। जैसे ईरान के साथ डील फाइनल होती है, सबसे पहले सऊदी अरब और कतर को आगे आके अकॉर्ड साइन करना चाहिए, फिर बाकियों को इसमें शामिल होना चाहिए। उसके बाद मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को भी इसमें शामिल कर लूंगा। ट्रंप ने लिखा पूरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, या बोला होगा और उससे टाइप हुआ होगा। पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश ने ट्रंप की इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान ने ही सीधे मार्क रिजेक्ट की है। ऑब्वियसली उनके पासपोर्ट पर लिखा भी होता है कि सब दुनिया के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, पर सवाल तो उठता है कि क्या वाकई ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान को छोड़ के बाकी देशों को शामिल कर लेंगे? क्या सऊदी अरब और कतर फिलिस्तीन के मसले के हल के बिना इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर लेंगे?
आज के शो में हम इसी सवाल का पता लगाएंगे, ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है उससे बातचीत पर क्या असर पड़ेगा और कतर में जो बात चल रही है उसमें क्या क्या पॉइंट शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस नई डील की चर्चा चल रही है, अब उसमें सबसे बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रहा है। परमाणु बम को तो ईरान बरसों से डिस्कस कर रहा है। इस जंग ने उसे अपनी दूसरी मांगों को दुनिया के सामने रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। कतर से अभी अभी खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रख दी है कि किसी भी समझौते से पहले उसके $24 बिलियन के फ्रोजन फंड्स रिलीज किए जाएं, यानी वो पैसा जो सालों से अलग अलग देशों में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अटका पड़ा है ईरान का, उसे लौटाया जाए। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की डिमांड है कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच कोई एमओयू साइन हो, उसी समय $12 बिलियन तुरंत रिलीज हो। इसके बाद बाकी के $12 बिलियन अगले 60 दिनों के अंदर ईरान को ट्रांसफर किए जाएं। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो बेच नहीं पाता है, स्मगल करना पड़ता है। विदेशी बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच सीमित है, स्विफ्ट वहां नहीं चलता। डॉलर रिजर्व पर असर पड़ा हुआ है। ईरान को डर है कि कहीं 2015 में JCPOA डील के वक्त जो हुआ था वैसा दोबारा ना हो, जहां सरकार बदलने के बाद अमेरिका डील से पलट गया। जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने कचरे के डब्बे में उसको फेंक दिया। इसलिए इस बार ईरान पहले कैश चाहता है, उसके बाद ही बड़े समझौते की तरफ बढ़ना चाहता है। इस वजह से ईरान के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ खुद कतर गए हैं। 2 दिनों से हम कतर का नाम बहुत सुन रहे हैं, पाकिस्तान का नाम कम सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या अब मध्यस्थता कतर कर रहा है? जवाब है नहीं। मेन नेगोशिएटर अभी भी पाकिस्तान ही है, लेकिन कतर में एमओयू शर्तें फाइनलाइज इसलिए की जा रही हैं क्योंकि ईरान के कुछ फ्रोजन फंड्स पहले से कतर में हैं। 2023 के अमेरिका ईरान प्रिजनर स्वैप के दौरान लगभग $6 बिलियन के ईरानी फंड्स साउथ कोरिया से कतर ट्रांसफर किए गए। हालांकि उन पैसों पर अमेरिका की नजर अभी भी बनी हुई है, लेकिन टेक्निकली वो कतर के बैंकिंग चैनल्स में हैं, यानी एक तरह से पैसा कतर में है। इसलिए मुलाकातों का ये दौर कतर में हो रहा है। ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी कतर गए हैं ताकि बैंकिंग और ट्रांसफर सिस्टम से जुड़ी छोटी डिटेल्स पर बात हो सके। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत सही चल रही है, पर दूसरी तरफ जो जूइश लॉबी है वो नाराज बताई जा रही है यूएस की। वो कह रही है कि अगर ईरान को ये अरबों डॉलर मिल गए तो वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को और मजबूत कर सकता है। ट्रंप जिस नई डील की बात कर रहे हैं वो असल में दुनिया की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक बन गई, क्योंकि 2018 में ट्रंप ने जिस JCPOA को सबसे खराब डील कहकर फाड़ दिया था, आज ट्रंप की टीम ईरान के साथ उससे भी कमजोर डील पर बात कर रही है, जो अमेरिका इजराइल के नुक्ता नजर से ज्यादा ईरान फ्रेंडली साबित हो सकती है। इस बार भाषा बदल गई है, पैकेजिंग बदल गई, लेकिन जमीन पर ईरान को ज्यादा फायदे मिल सकते हैं जिस दिशा में ये डील जाती नजर आ रही है। कैसे? 2015 वाली डील में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई कठोर बंदिशों को एक्सेप्ट किया था। उसने यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% तक सीमित रखने पर हाँ कह दिया था। सिर्फ 300 किलो लो एनरिच यूरेनियम उसके पास रह सकता था। हजारों सेंट्रीफ्यूज हटाए। फर्दो जैसे साइट्स जो जमीन के बहुत अंदर है वहां पर एक्टिविटी कम की गई। अराक हैवी वाटर रिएक्टर को दोबारा डिजाइन किया गया ताकि उससे वेपन ग्रेड प्लूटोनियम न निकल सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को लगातार इंस्पेक्शन का हक मिला, कैमरा लगे। ईरान को अपनी सप्लाई चेन, यूरेनियम माइनिंग और रिसर्च एक्टिविटी तक की जानकारी देनी पड़ती थी। बदले में अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए। तब अनुमान था कि ईरान को लगभग $100 बिलियन तक की फ्रोजन प्रॉपर्टी मिल जाएगी वापस, फंड्स। लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये डील बेकार है क्योंकि इसमें सनसेट क्लॉज थे, यानी कुछ साल बाद कई शर्तें खुद खत्म हो जाती। ट्रंप का दावा था कि ईरान बस टाइम बाय कर रहा है और बाद में वो बम बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि JCPOA में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, प्रॉक्सी मिलिशिया नेटवर्क जैसे हमास वगैरह हैं, इनको शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से 2018 में उन्होंने अमेरिका को डील से बाहर निकाला और मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया। इसके तहत ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग सिस्टम, शिपिंग नेटवर्क, सेंट्रल बैंक, पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर प्रतिबंध लगे। अमेरिका ने दुनिया भर की कंपनियों को धमकी दे दी कि अगर उन्होंने ईरान से व्यापार किया तो कहीं भी धंधा नहीं कर पाएंगे। भारत ने भी अमेरिकी दबाव में इन सैंक्शंस के बाद ही ईरान से तेल लेना बंद किया था। जब ट्रंप डील से बाहर निकले उसके बाद ईरान ने धीरे धीरे उस डील की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था। यूरोप ने जरूर कहा था कि हम अपने एंड
पर बने रहना चाहते हैं इस डील में, लेकिन बिना यूएस के इस डील का कोई मतलब नहीं था। तो ईरान ने भी खुद को फ्री कर लिया। पहले उसने 3.67% की सीमा पार की, 20 तक गया, 20% यूरेनियम एनरिचमेंट, फिर 60% तक गया। आज स्थिति वहां है कि ईरान के पास इतना हाई एनरिच्ड मटेरियल मौजूद है कि अगर वो चाहें तो कुछ हफ्तों में वेपन ग्रेड यूरेनियम तक जा सकते हैं। यानी विडंबना यह है कि ट्रंप जिस डील को खत्म करके ईरान को रोकना चाहते थे, उसी फैसले के बाद ईरान तकनीकी रूप से पहले से ज्यादा एडवांस स्थिति में पहुंचा। पिछले 2 महीने में जितनी भी बात हुई है, उससे तो लगता है कि ट्रंप युद्ध रोककर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले खुलवाना चाहते हैं, जिससे ऑयल मार्केट स्थिर हो, मिड टर्म में वो कुछ वोट ले सकें और उसके बाद न्यूक्लियर मुद्दे पर धीरे धीरे बातचीत चलती रहे। इसलिए नई डील का फोकस अब ईरान की पूरी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर नहीं, बल्कि उसके मौजूदा हाई एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल पर ज्यादा दिख रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं, पूरा न्यूक्लियर इंफ्रा जो है उसी को खत्म करने की बात अमेरिका ने की थी। अब उसकी जगह मेन टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है कि जितना हाई एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल आपके पास में है, जितना मटेरियल पहले से है, उसका क्या करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना 60% एनरिच्ड यूरेनियम या तो किसी तीसरे मुल्क को दे दे या डाइल्यूट कर दे। जब पुतिन जिनपिंग से मिलने चीन गए थे, तभी भी दोनों नेताओं ने बात डिस्कस की थी। पुतिन पहले ईरान को ऑफर दे चुके हैं कि वो रूस में यूरेनियम रख सकता है, पर ईरान अभी राजी नहीं है। अभी यूरेनियम पर डील नहीं हुई है। फिर सेंट्रीफ्यूज का सवाल बचा है, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, कि ईरान उनके साथ क्या करेगा। JCPOA में सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट हटाने की बात नहीं थी, बल्कि कितने सेंट्रीफ्यूज लग सकते हैं, वो कौन से मॉडल के होंगे, कितनी रिसर्च होगी, कौन सी साइट एक्टिव रहेगी, ये सब तय था। लेकिन ट्रंप की संभावित नई डील में न्यूक्लियर फ्यूल हटाने पर जोर दिया जा रहा है। बाकी की डिटेल्स अभी पब्लिक में नहीं है। हम नहीं जानते कि फाइनल डील कब होगी। खुद अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें वक्त लग जाएगा, और यह भी कि ईरान पर जंग थोपकर डील करने से फायदा ईरान का ही हुआ है। उसे लेवरेज मिला है। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया, जबकि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से यूएस को कोई खतरा नहीं है, खतरा तो इजराइल को है। इसलिए इजराइल यूएस को पुश करता है इसको भी खत्म करो, जबकि इजराइल का जो अपना मिसाइल प्रोग्राम है उसका इस्तेमाल वो मिडल ईस्ट में कहीं भी तबाही लाने में करता रहता है। 25 मई की रात को ही इजराइल ने लेबनान में 100 जगहों पर हमले किए हैं। नेतन्याहू का दावा है कि इसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए, बट दुनिया जानती है कि इन हमलों में सिविलियंस भी बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। इजराइल ने लेबनान पर युद्ध विराम के बावजूद हमला किया है। खुद ट्रंप की देखरेख में सीजफायर पर साइन हुए थे, जिसकी नेतन्याहू खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं या कम से कम ऐसा दावा तो कर ही रहे हैं कि मिडल ईस्ट में पीस बना रहे, और उसके लिए वो इजराइल के साथ दूसरे देशों के रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। अपने पहले टर्म में उन्होंने इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड किया था, एम्बेसी भी उठा के ले गए थे जेरूशलम, जिससे फसाद हुआ था, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड हुआ। 4 मुस्लिम देश उस समय इसमें शामिल हुए। 25 मई को ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील हो जाने के बाद वो इसका विस्तार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो। यहां तक कि ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि अगर ईरान भी कभी समझौते का हिस्सा बन जाए तो इतिहास बदल सकता है। क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? क्या मिडल ईस्ट आज उस स्थिति में है जहां अरब देश खुलकर इजराइल के साथ खड़े हो सकें? उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि अब्राहम अकॉर्ड थे क्या, मूल मकसद इनका क्या था। मूल मकसद था अरब देशों और इजराइल के बीच औपचारिक रिश्तों की स्थापना। इसलिए अब्राहम अकॉर्ड नाम भी गया कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके बीच में बात हो रही है ना। अमेरिका है जो करवा रहा है क्रिश्चियन, एक तरफ मुसलमान हैं और एक तरफ जूस। बदले में अमेरिका से सिक्योरिटी, हथियार, इन्वेस्टमेंट और राजनीतिक समर्थन मिलना था। यूएई और बहरीन जैसे देशों के लिए इसमें फ़ायदा ज़्यादा था, क्योंकि उन्हें ईरान का डर था और वो अमेरिकी सुरक्षा चाहते थे। लेकिन उस समय भी सबसे बड़ा लक्ष्य सऊदी अरब था, क्योंकि अगर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे देता है तो पूरा इस्लामी वर्ल्ड बदल सकता है। सऊदी अरब में मक्का, जो सबसे होली साइट्स हैं इस्लाम की, वो सऊदी अरब में है, इसलिए उनका अप्रूवल मैटर करता है। अगर ये हो जाता है तो मिडल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल जाएगी। अब ट्रंप दोबारा उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार वो इससे ईरान डील से जोड़ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ कोई नया समझौता होता है तो अरब और मुस्लिम देशों को भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने चाहिए, यानी वो एक रीजनल रीसेट के मोड में जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि 2020 और 2026 का मिडल ईस्ट अलग अलग है। 2020 में गजा में जेनोसाइड नहीं हुआ था। आज पूरे अरब वर्ल्ड में फिलिस्तीन का मुद्दा पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा है।
लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब लगातार कह रहा है कि बिना फ़िलिस्तीनी राज्य के जब तक फ़िलिस्तीन स्टेट नहीं बन जाता, आप देखेंगे गूगल मैप में फ़िलिस्तीन लिखने से कुछ आता नहीं है, जब तक ये सब नहीं होगा इजराइल से संबंध सऊदी अरब स्थापित नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि अमेरिकी और पश्चिमी थिंक टैंक्स भी मानते हैं कि गजा जेनोसाइड ने अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार को मुश्किल बनाया है। दूसरी दिक्कत खुद इजराइल है। वहाँ की आप पॉलिटिक्स देखिए, नेतन्याहू की सरकार में कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं। वेस्ट बैंक से लेकर गजा तक जिस तरह की सैनिक कार्रवाई हुई है उसने अरब सरकारों के लिए इजराइल के साथ खड़ा होना मुश्किल कर दिया है। अरब देशों की सरकारें भले अमेरिका के साथ काम करना चाहती हों, लेकिन उन्हें अपनी जनता का भी डर है, स्पेशली मिस्र वगैरह में। अगर आज किसी मुस्लिम देश में इस तरह की बात हो जाए तो दंगे भी भड़क सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने पहली फुर्सत में प्रस्ताव ठुकराया भी है। फिर इन सब बातों में ट्रंप की गंभीरता पर भी सवाल उठता है। आप खुद ट्रंप का ट्रूथ सोशल पोस्ट ये देखिए। इसमें ट्रंप ने 8 देशों के नाम लिए हैं। यूएई और बहरीन के आगे ब्रैकेट में लिखा है कि वो अकॉर्ड के मेंबर हैं। लेकिन जल्दबाजी में ट्रंप ने 3 और देशों का नाम लिखा है जो पहले से इजराइल को मान्यता दे चुके हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके, धंधा करते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, तुर्की। मिस्र ने 1979, जॉर्डन ने 1994 और तुर्की ने 1949 से ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। जॉर्डन और इजिप्ट तो इजराइल की बात मानते भी हैं। हाँ, तुर्की के साथ कभी कभी उनकी ठन थी, लेकिन कागज में तो वो भी इजराइल को एक देश मानता है। फिर अब्राहम अकॉर्ड में इन 3 देशों को शामिल करवाने से मिल क्या जाएगा, ये ट्रंप ही जानते हो। अगर अब्राहम अकॉर्ड के जरिए ही मिडिल ईस्ट में शांति लाना मकसद था तो पहले भी किया जा सकता था। उसके लिए ईरान पर हमले का क्या तुक था? अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि अली खामेनेई को मारकर पुराने प्रेसिडेंट जो रहे अहमदीनेजाद उसको सत्ता सौंप दें। एक थ्योरी ये भी चल रही है, थ्योरी है। इसलिए जहां अहमदीनेजाद को नजरबंद किया गया था उस जगह भी एयर स्ट्राइक की गई ताकि वो आज़ाद हो जाएं और उनके समर्थन में माहौल बनाकर सत्ता बदल दी जाए। स्पेशली ईरान में खूब डिस्कस हो रहा है, लेकिन अब तक अहमदीनेजाद का पता नहीं है। खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई सुप्रीम लीडर बन गए हैं, सुरक्षित बताए जा रहे हैं, चाहे कुछ उनको आघात पहुंचा हो। टेक्निकली देश वही चला रहे हैं, कम से कम ईरान का दावा है। अपने देश के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। ईरान पहले से ज्यादा कट्टर लोगों के हाथ में आ गया। अगर ट्रंप को वाकई ईरान के लोगों की चिंता थी तो उन्हें अब और अधिक चिंतित होना चाहिए। जंग हुई, सीजफायर हुआ और अब इस बीच अमेरिका ने फिर एक बार ईरान पर हमला किया। ईरान ने कहा है कि वो इसका जवाब देगा। संभवतः यूएई पर हमला होगा, फिर से तेल महंगा हो सकता है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दूसरे देशों के आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। अमेरिका लड़ाई शुरू करने के मूड में तो नहीं लगता। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चेताया है कि ईरान ने सीजफायर के दौरान अपने हथियार रीस्टॉक किए हैं। अमेरिकी अखबार एनवाईटी दावा कर रहा है कि 60% मिसाइल अब भी ईरान के पास बची हुई हैं, लॉन्चर्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि 95% एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, पर इसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। कब तक ऐलान नहीं होगा या कब हो जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते एक एमओयू आ सकता है जिसमें सीजफायर एक्सटेंड करने की बातचीत की शर्तें तय होंगी। जब भी ये होगा राजदूत में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरगांव।